वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इसके पहले हमने दो पूरे लेक्चर कंप्लीट किए। दोनों लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा 2-3 पेज बचा है, उससे ज़्यादा नहीं बचा है। हम इसमें एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंस मिले थे जिससे ये आइडेंटिफाई किया गया था कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड की। पहले देखते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है। A trait of an organism which is not inherited but developed in response of the environmental is called acquired trait. एक्वायर्ड ट्रेड का मतलब होता है ऐसा ट्रेड या ऐसा कैरेक्टर जो इनहेरिट नहीं होता है। इनहेरिट का मतलब होता है पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता है। उस टाइप के कैरेक्टर को या उस टाइप के ट्रेड को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। एग्जाम्पल जैसे The acquired trait of an organism cannot pass to their future generation. Future generations means आने वाली जनरेशन में ये कैरेक्टर कभी भी पास ऑफ नहीं होगा। अब कैरेक्टर पास क्यों नहीं होगा? जब तक उसके जीन में या डीएनए में, डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो जब तक जो है उसके डीएनए में कोई चेंजेस नहीं क्रिएट होंगे तब तक कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कैसी है, ये बीमारी पीढ़ी दर चलती आ रही है, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। मीन्स ये जो जनरेशन टू जनरेशन डिजीज आ रही है तो इसका मतलब उसके डीएनए में कोई चेंजेस होगा, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई चेंजेस होगा, तभी ये कैरेक्टर, ये ट्रेड जो है एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे बढ़ती जा रही, मतलब ट्रांसफर होती जा रही। जैसे कुछ डिजीज होती हैं जो कैसी होती हैं? जेनेटिक होती हैं। मीन्स जो है ये क्या होगी? ये पीढ़ी दर क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ट्रांसफर होती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। बट एक्वायर्ड ट्रेड में क्या होता है? इसमें ये कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सेल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसका डीएनए से कोई रिलेशन नहीं, उसका जीन से कोई रिलेशन नहीं है। इसी वजह से ये कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र नहीं होता। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कोई माइस है, उसने पहले बेबी को बर्थ दे दिया, तो जो बेबी बना वो उनके सबके पास टेल थी। जितने बेबी उसने प्रोड्यूस किए सबके पास टेल थी। फिर हमने क्या किया? उस माइस की सर्जरी करके उस माइस की टेल को कट कर दिया। सर्जरी की, माइस की टेल को कट कर दिया। अब जब माइस ने और प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया, क्या उसके पास टेल नहीं होगी? उसके पास टेल प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी? इसलिए प्रेजेंट होगी क्योंकि उसके जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी वजह से क्या होगा? उसकी जो नई प्रोजेनी बनेगी उसके पास टेल प्रेजेंट होगा। अब ऐसे समझो, तो ये क्या हो रहा है? ये पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में हमने सर्जरी की, रिमूव कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव सेल से कोई रिलेशन ही नहीं है। उसके बर्थ के बाद हमने उसकी सर्जरी की, कुछ भी किया। अब जैसे कोई माइस है, उसकी हमने जो है ईयर को कट कर दिया, जो उसकी नई प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी उसके पास तो ईयर प्रेजेंट होगा क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव सेल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका डीएनए से कोई रिलेशन नहीं है। इसी वजह से जब तक डीएनए या उसके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई चेंजेस क्रिएट नहीं होगा तब तक कैरेक्टर जो है पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक्वायर्ड के ट्रेड में क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेड में कैरेक्टर प्रोजेनी से जो है मीन्स उससे पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है। Then next is inherited trait. Inherited trait क्या होता है? The trait of an organism which is caused by a change in its gene or DNA. ऐसा ट्रेड या ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है और उसके डीएनए या जीन में कोई चेंजेस होंगे तभी वो कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। उस टाइप के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे ऐसा ट्रेड, सिंपली टर्म में बोल सकते हैं, ऐसा कैरेक्टर या ऐसा ट्रेड जो हम रिसीव करते, किससे रिसीव करते हैं? अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। एग्जाम्पल में जैसे हेयर का कलर, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का कैसा होता है? किसी का जो है ब्लैक होता है, कि किसी का ब्राउन किसी का ब्लैक। आई कलर,
अलग अलग आई कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, बहुत सारे कलर होते हैं आइज़ के। और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे दो बच्चे बॉर्न हुए, पैदा हुए, ठीक है, तो हम उसमें मैचिंग कराते हैं, देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर उसने कितना वो फादर से मैच कर रहा है, कितना वो अपनी मदर से मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं। तो यही हम कैरेक्टर जो रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, उस टाइप के कैरेक्टर को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिट कैरेक्टर। बट जो कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, उस टाइप के हम कैरेक्टर को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स उनकी ऑफस्प्रिंग में, बट एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। The next is evolution. It is a sequence of gradual change which take place in the primitive organism over million of years in which new species are produced. हम evolution को सिंपल टर्म में समझते हैं। evolution का मतलब होता है चेंजेस। अब चेंजेस होना, चाहे वो इन्वायरमेंट में चेंजेस होना, चाहे वो हमारी बॉडी में चेंजेस होना, या फिर जो है किसी प्रिमिटिव मीन्स पुराने किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होना, जिससे जो है किसी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम एक ही टर्म से जानते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होती है, इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज होना। किस में होना, किसी पुराने ऑर्गेनिज्म में होना, जिससे जो है मतलब कोई बहुत पुराना, बहुत साल पहले कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसमें कोई नया चेंज क्रिएट हो, जिससे जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं डायनासोर। डायनासोर को किसी ने नहीं देखा है, सब ये बोलते हैं कि डायनासोर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो है उसकी डेथ हो गई थी, बट उसको किसी ने नहीं देखा। सिंपल उसका फॉसिल मिला था, उसके स्ट्रक्चर को बना दिया गया, बस देखा किसी ने नहीं। लोग बोलते हैं ये जो हमारे घरों में छिपकलियां घूमती हैं, लोग ये बोलते हैं, साइंटिस्ट का कहना ये है कि डायनासोर का इवोल्यूशन किस में हो गया, रेप्टाइल्स में हो गया, लिजार्ड में हो गया, और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनका चेंजेस जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हुआ है। हम हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में चेंज हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऐसे बोलते हैं हमारे एंसेस्टर कौन होते हैं, मंकी है हमारे एंसेस्टर। ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर कौन है, मंकी होते हैं। अभी भी सबके पास टेल है, बस वो अपेंडिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से डायनासोर का चेंज, डायनासोर किस में कन्वर्ट हो गया, लिजार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ही तो हुआ, चेंजेस ही तो हुए। जो बहुत पुराना, साल पुराना ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर चेंजेस क्रिएट हुए, जिससे क्या हुआ, नई स्पीसीज का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। दिस टर्म इज नोन एज इवोल्यूशन। इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंस मिले थे, कौन कौन से एविडेंस का मतलब सबूत हो गया, कौन कौन सा सबूत मिला था जिससे ये आइडेंटिफाई किया गया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, कुछ ऐसे सोर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, मीन्स एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था इसके बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहला है होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका स्ट्रक्चर मैच करता है। देन नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन आपस में मैच करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ का क्या मिला था, फॉसिल मिला था, जिससे उनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। तो 3 एविडेंस है इवोल्यूशन के, कौन कौन से, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल। सबसे पहले बात करते हैं कि हम होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। एवोल्यूशन का सबसे पहला एविडेंस कौन सा है, होमोलॉगस ऑर्गन। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का क्या मतलब होता है, सेम। अब और क्या है दूसरा, एनालॉगस ऑर्गन। एना का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। एनालॉगस का मतलब होता है डिफरेंट। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, दोज ऑर्गन विच हैव अ सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर इज सेम एंड डिफरेंट फंक्शन। तो जब एविडेंस खोजे जा रहे थे इवोल्यूशन के लिए, तो ये देखा गया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर सेम था, बट फंक्शन उनका क्या था, डिफरेंट था। उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल इज 4 लिम्ब ऑफ मैन एंड लिजार्ड, फ्रॉग एंड बर्ड। इनका स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये सब अपने 4 लिम्ब से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये देखा गया था कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर तो सेम था, देयर बेसिक स्ट्रक्चर विल बी
सेम बट देयर फंक्शन विल बी डिफरेंट। उनका स्ट्रक्चर तो सेम था बट उनका फंक्शन क्या था, डिफरेंट था। तो एक एविडेंस और मिल गया था इवोल्यूशन के लिए। देन दूसरा एविडेंस क्या था इवोल्यूशन के लिए, एनालॉगस ऑर्गन। एना का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वहां पे स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट सिमिलर अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, बट फंक्शन क्या होगा, सेम परफॉर्म करेंगे। तो जब एविडेंस खोजे जा रहे थे तो ये देखा गया कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट था बट दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड फंक्शन इज सेम। एग्जांपल इज विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड। जो इंसेक्ट और बर्ड की जो पंख होती है, विंग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता बट दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है उड़ना। दोनों क्या करेंगे, अपने विंग से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फ्लाइंग का काम करेंगे, उड़ने का काम करेंगे। तो होमोलॉगस में क्या होता है, होमोलॉगस में सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन इज डिफरेंट, एंड एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट हमारा एविडेंस है फॉसिल। द नेक्स्ट एविडेंस क्या है, फॉसिल है। द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट दैट लिव इन द रिमोट पास्ट आर नोन एज फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है जो सालों साल तक जमीन के अंदर प्लांट हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, वो प्रेजेंट हो, पाए जाते हो। फिर उनको हम क्या करें, उनको हम आइडेंटिफाई करें, फिर उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें कि ये जो फॉसिल इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यही जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर पाए जाते, सेडिमेंट के अंदर पाए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉसिल। तो जैसे फॉसिल मिला था, फॉसिल ऑफ बर्ड, बर्ड का फॉसिल क्या था, आर्क्योपिट्रिक्स, एक प्रकार का बर्ड है। बट इसके जो कुछ कैरेक्टर थे ये मैच किससे कर रहे थे, रेप्टाइल से मैच कर रहे थे। तो ये बोला जाता है ये जो बर्ड है ये चेंज किस में हो गया, रेप्टाइल में चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, एवोल्यूशन ही तो हुआ, बर्ड का चेंज किस में हो गया, रेप्टाइल में हो गया। दिस कॉज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। अब उसके बाद कुछ एमिनॉइड्स मिले थे, ट्रायोबाइट मिले थे और डायनासोर। डायनासोर किस में चेंज हो गया, डायनासोर भी रेप्टाइल में चेंज हो गया, लिजार्ड में चेंज हो गया डायनासोर। बट जो है ऐसे बहुत सारे फॉसिल मिले थे, प्लांट का भी मिला था, एनिमल का भी मिला था, जिनके स्ट्रक्चर को कभी किसी ने नहीं देखा है बट उनके फॉसिल के अकॉर्डिंग, फॉसिल के बेस पे उनके स्ट्रक्चर को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। क्योंकि किसी को जो है उनका फॉसिल मिला था, सबको फॉसिल ही मिला था, किसी को प्रॉपर एनिमल तो मिला ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है बट उनके फॉसिल से उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर दिया गया। और ऐसे अभी बहुत सारे फॉसिल हैं जो सेडिमेंट के अंदर, जमीन के अंदर पड़े हैं, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो इस तरीके से 3 एविडेंस के बेस पे क्या किया गया था, एवोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया गया था। कौन कौन सा, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड नेक्स्ट इज फॉसिल। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन के बारे में डार्विन का क्या कहना था, क्योंकि डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था एवोल्यूशन पे। सबसे ज़्यादा रोल डार्विन का ही था एवोल्यूशन के ऊपर। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है, गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी अपनी एक फेमस बुक में। सब लोग पूछते हैं कि डार्विन की फेमस बुक कौन सी है, तो डार्विन की फेमस बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये डार्विन की फेमस बुक थी। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जहां भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, समझ लो वहां पे डार्विन के बारे में बात की जा रही। क्यों, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने ही बताया था। डार्विन ने ये बताया था कि जो स्पीसीज होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। पहली बात तो प्लांट और एनिमल, इनकी जो थ्योरी थी वो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर बेस्ड होती है। इन्होंने ये बताया था कि जो स्पीसीज होती हैं, जितना अच्छा इन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्पीसीज उतने ही अच्छे से उस इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करेंगी और उतना ही ज़्यादा अच्छे से रिप्रोडक्शन करेंगी। जब स्पीसीज के अंदर प्रॉपर रिप्रोडक्शन होगा तभी स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन का यही कहना था कि डार्विन ने ये कहा था जो स्पीसीज होती हैं वो नेचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, नेचर जितना अच्छा होगा स्पीसीज उतने ही अच्छे से सर्वाइव करेंगी। और इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी एक फेमस बुक थी, उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, डार्विन ने बताया था। हमने इस पूरे लेक्चर को जो है, इस पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।